अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू रेडियो डॉट। आज हमारी मेहमान हुमा फलक साहिबा हैं जो मुसन्निफ़ा हैं, एक अफसाना निगार हैं। उनकी किताब हाल ही में पब्लिश हुई है जिसका नाम है रूह देखी है कभी। आज हम उनके अफसानों के हवाले से बात करेंगे, उर्दू अदब के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज टाइम दिया और मुझे पता है कि मैंने आपको आज बहुत ज़्यादा तंग किया है क्योंकि आपने वापस जाना था, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने देखने वालों को ज़रा अपने बारे में बता दें अपना। मेरा नाम जैसे हुमा फलक है और फलक मेरा पेन नेम है जिसको कलवी नाम कहते हैं। तो लिखना मैंने कब शुरू किया ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि जब भी कोई कहानी पढ़ी या कुछ इस तरह से तो जहन कहानियाँ बुनता रहता था, और कोई भी वाक़या देखना या कुछ भी तो वो जहन में होता था कि ये कभी ना कभी लिखूँगी। तो इस तरह से बाकायदा जब हम बच्चों के रसाले वगैरह पढ़ते थे तो उस वक्त तो था कि कुछ थोड़ा बहुत लिखा बच्चों के लिए, लेकिन बाकायदा मैंने कभी भी इस तरह से नहीं किया। तो फिर वो अपनी वो जो तलीमी मसरूफियात रहीं, तो उसके बाद बस ऐसे ही अंदर से बहुत कुछ लिख के रखा। तो कभी ये नहीं सोचा था कि बाकायदा लिखूंगी और किताब छपवाऊंगी या कुछ इस तरह से, वो ये सारे कभी मैंने इस तरफ सोचा नहीं था। सोच रही हूँ ज़्यादा। तो वो होता ही है जी कि कहा यह जाता है कि बीज जब बोया जाता है तो तब उस बीज के हवाले से बता दिया जाता है कि इस बीज ने जब फूटना है तो इसमें क्या होगा। तो आज आपने अगर किताब लिखी है तो बहुत पहले कहीं आपके लिख दिया गया हुआ था कि आपने ये किताब लिखनी है, क्योंकि बिना सलाहियत के इंसान अपनी कोशिश भी कर ले तो वो कोशिश कामयाब नहीं होती। और जहाँ तक मैंने आपकी किताब पढ़ी है, आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं, मुझे बिल्कुल चौंका दिया है कहानियों ने। और मैं सच कहता हूँ कि मैंने जब शुरू की थी तो मेरे जहन में वही था कि जैसे ख़वातीन लिखती हैं एक फिक्शन, वही रवायती सास लोगों की या वो लड़ाइयाँ होंगी, वो चीज़ें होंगी, लेकिन वो सब डिफरेंट और बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि बहुत अदबी कहानियाँ नज़र आई मुझे, कोई वो फिक्शन नज़र नहीं आई इसमें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अब बताएं कि आप की ये किताब कैसी रही, पजीराई आपकी? और पजीराई कैसी रही? अभी तो किताब आई है मेरी जून में, और मैं कोई इस तरह से एक वही जैसे आपने भी कहा कि मैं कमर्शियल राइटर नहीं हूँ, जैसे साला स्टोरीज अब कह रहे हैं वो सब मैं नहीं लिखती हूँ। तो उस हवाले से ये चीज़ें जो है हमारी, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं मिलती। अदबी हलकों में होता है कि आप वो महदूद लोग होते हैं पढ़ने वाले, और उस महदूद हल्के में ही पढ़ी जाती है। तो दूसरा ये कि उसके लिए इंसान को खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, अपने आप को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैं ये हूँ और मैं ये लिखता हूँ, खुद को जैसे प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो वो चीज़ भी शायद मेरे अंदर नहीं है, और इसलिए ठीक है मैं कहती हूँ अगर मेरी कहानी के लिए एक कहानी भी कहीं पे मौजूद है तो मेरी कहानी अगर उस तक पहुँच गई है तो मेरे लिए काफ़ी है। और ये भी नहीं होता कि हम कहते हैं कि हम सिर्फ अपने आप के लिए लिखते हैं, नहीं, जब हम लिखते हैं तो हमारा दिल होता है कि लोगों तक पहुँचे और उसको पढ़ें। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। ठीक है, पजीराई जो है वो है। ये तो अलमिया रहा है हमारे बड़े बड़े अदीबों का कि वो भी अपने जब जिस अराज से, जिस दौर से वो गुजर रहे होते हैं तब वो पजीराई नहीं मिलती, और बहुत बाद में जब वो देखने वाले नहीं होते तो वो अपनी काम की पजीराई नहीं देख पाते तो लोग उस वक्त सराह रहे होते हैं। उसमें बड़े बड़े नाम हैं हमारे अदब के। हमारा ये एक अलमिया है, अगर आपका काम यकीनन आपका नाम आपको मनवाएगा। तो अब जो मेरा सवाल ये है कि जब आपने पढ़ना शुरू किया था तो आपने नसर पढ़ी, और नसर में आपको कौन सा नसर निगार ज़्यादा अट्रैक्ट किया?
मैंने मुझे नसर के हवाले से ये है कि बल्कि पढ़ने के हवाले से ही आप बता रहे हैं कि मुझे जो मिला वो मैंने पढ़ डाला। उसमें आप उमर यार की मीर हमजा की कहानियाँ कहीं या ख़वातीनी डाइजेस्ट जिसको आप जो भी सास मूवी किसे कह रहे हैं या फिर जिनको आप अदबी कहते हैं, जो कुछ भी मिला बस पढ़ लिया। तो लेकिन जो एक चीज़ अपील मुझे करती थी वो कभी भी मुझे ये जो ख़वातीन डाइजेस्ट वगैरह में जो चीज़ें छपी हैं वो नहीं, सही जो जिसको कहते हैं प्योर जो अदब है उसने मुझे हमेशा मुतासिर किया। मेरा दिल था कि ये चीज़ है जो खालस हमारे अंदर से निकलती और ये है जो असर हमारे अंदर से एक राइटर को निकाल के बाहर पेश। तख्लीक जो हमेशा अंदर से ही हुआ होती है और तख्लीक एक बड़ा खूबसूरत अमल है। जो भी उससे गुजरता है बड़ा आम आदमी नहीं होता, बड़ा अहम होता है। तो अभी अगर हाल ही के अगर हम दौर की बात करें तो इसमें आप किसको समझती हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा नसर लिख रहा है? मुझे अपने हमअसर में फारिस मुग़ल बहुत अच्छे लगते हैं, मुनज़्ज़ह एहतशाम बहुत अच्छा लिखती हैं, इशरत मोइन सीमा साहिबा हैं, कुर्ब अब्बास हैं। ये 4 लोग हैं जो कुछ भी लिखते हैं मैं उसको बहुत शौक से पढ़ती। और सही जिसको कहते हैं ना कि इम्प्रेसिव है। और कुछ दिनों से मेरा तारुफ गाजी हुसैन साहब से हुआ है। वो उनकी चीज़ें पढ़ के तो मैं एक हैरत में रह रही हूँ कि ये कहाँ थे कि वो जो कुछ भी लिख रहे हैं। तो ये 5 नाम मैं लूँगी कि जिनसे वाकई में और भी बहुत सारे अच्छे लिखने वाले हैं और अच्छा लगता है सारों से एक ताल्लुक़ में होना। बल्कि मैं कहती हूँ ठीक है, हम कहते हैं इंतज़ार हुसैन साहब थे या मंटो हैं या कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह, ये सारे हैं, हम लोगों ने इनको पढ़ा हुआ है। लेकिन जो हमारे फ्रेश से आ रहे हैं, फ्रेश सोचो, उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। वो और वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो ख़ास तौर पे जो मुनज़्ज़ह एहतशाम है वो अपना एक ख़वातीन के हवाले से जो कुछ भी लिखती हैं बड़ा पावरफुल होती है उनकी जो चीज़ें हैं। और जो और बाकी नाम लिए अच्छा मुतासर करते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे क्लासिकल अदीब हैं उनका तो नाम है ही, लेकिन वाकई हमें आज के दौर का जो राइटर है उसको भी पढ़ना चाहिए ताकि उनमें से भी कुछ ऐसे ही अगले दौर के लिए क्लासिकल निकल सकें। जी, आपकी किताब 2 माशरों की हमें निशानदही करती नज़र आती है, जिसमें हमारा एक तो पाकिस्तानी माशरा है या जिसे हम मशरक़ी माशरा कह लें, और दूसरा यहाँ का यूरोपीन माशरा। ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा वफ़ादार, जो आपकी कहानी है, जो आपका अफ़साना है, उसमें जिस खूबसूरती से आपने यहाँ का एक अलमिया बयान किया है कि यहाँ लोग आते हैं अपने फ़ायदे के लिए, यहाँ सेटल होने के लिए, यहाँ की ख़वातीन से शादियाँ करते हैं और जब उनका सेटलमेंट का काम हो जाता है तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। तो उससे मुझे यूँ लगा कि कोई भी माशरा है उसमें वफ़ादार लोग भी हैं, खुदगर्ज़ लोग भी हैं। ज़रूरी नहीं जो चीज़ हमारे माशरे से मनसूब की जाती है वफ़ादारी, वो आपको यूरोप में भी मिल सकती है। और दूसरी जो कहानी है दी वुंश पे, उसके हवाले से जो आपने जिक्र किया है किसी के बचपन का, वो थोड़ा सा उस पर कोई रोशनी डालें, वो क्या किरदार था? ये इस किरदार को अगर मैं खुद कहूँगी, मैं खुद हूँ या आप हैं, ये कोई भी इंसान जो इसको पढ़े वो उसमें खुद को तलाश कर सकते हैं। क्योंकि हमें हर वक्त एक बच्चा मौजूद रहता है और वक्त गुजरने के साथ साथ उस बच्चे को वापस पा लेने की ख्वाहिश रहती है कि जैसे हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बचपन के दिन, ठीक है ना, या कहते हैं मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। तो वो यही होता है कि हमें अपने जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें अपना वो पुराना वक्त याद आता है और हम कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था, वो हमारा एक सुनहरा दौर था, तो उसको वापस पाने की ख्वाहिश होती है। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मुझे भी दिल किया, तो मैंने वुंश पे का मतलब तो विश परी या ख्वाहिश की परी है, शायद जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़। हाँ जी, दी वुंश पे जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो मुझे दी वुंश पे ने ही अट्रैक्ट किया था। एक इस चीज़ में मुझे कशिश महसूस होती है, मैं कहा अगर मेरे पास कोई ऐसी परी होती तो मैं इससे क्या मांगती। तो
تو پھر میں نے سوچا سب کچھ یعنی کہ میری خواہشیں بہت بڑی بڑی نہیں ہیں، اور اگر میرے پاس ہونش پہ ہوتی تو میں اسے اپنا بچپن واپس مانگتی. پھر مجھے لگا کہ شاید یہ ہر ایک انسان کی یہی خواہش ہے کہ وہ اگر اس کو ملے تو وہ اپنا بچپن واپس پائے. تو بس پھر ایک خیال تھا جو ویسا چلا گیا اور یہ کہانی وجود میں. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ پسند ہے، بہت پسند ہے. بالکل جی، بچپن کا جو دور ہوتا ہے وہ سب کی ایک یادگار دور ہوتا ہے سب کے لیے، اور اس دور کو ہمیشہ انسان مرتے دم تک یاد رکھتا ہے. جی تو باقی ٹھیک ہے. اب ان کہانیوں میں یہی ہے کہ جہاں تو ہو سکا میں نے اپنے خیالات یا احساسات تحریر کر دی ہیں. اب یہ کس کو جا کے اپنا لگتا ہے وہی میرے لیے ایک ہوگا کہ میری چیز میرے قاری تک پہنچی. بالکل، لکھنے والا اپنا کام کر دیتا ہے اور پڑھنے والا پھر دیکھتا ہے کہ یہ کس حد تک حقیقت کے قریب ہے، یا کس حد تک یہ ایک میرے دل کے قریب ہے. ہاں، اور مجھے اپنا ہوا ہے کہ یہی تھا جو میرے دل میں ہے، جو میں کہنا چاہتی ہوں. تو اگر کوئی ایک انسان اس طرح سے کہہ دے تو وہ میرے لیے کافی ہوتا ہے. جی، کوئی بھی اچھا کام مختصر دور کے لیے نہیں ہوتا. تو آخر میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ آپ نے ظاہر کلاسیکل میں کوئی نہ کوئی آپ کا فیوریٹ ہوگا. منٹو ہیں، ممتاز مفتی ہیں، کوئی ایسا نام جن کو پڑھ کے آپ کو لگا ہو کہ آیا میری تحریر میں کچھ جھلک ہے اس کی؟ یہ تو مجھے دوسرے ہی بتا سکتے ہیں کہ میری تحریر میں کس کی جھلک ملتی ہے. ویسے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں جو کچھ بھی لکھوں وہ میں اپنا ہی لکھوں، اور کسی کو یعنی میں پڑھتی ہوں اور مجھے پسند بہت آتا ہے، اور بعض تحریریں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ کاش یہ میری تحریر ہوتی. لیکن میں نے کبھی کسی کو اس طریقے سے فالو کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میری تحریر میں کاش اس کا رنگ آ جائے. یہ میں نے کبھی بھی کوشش، جیسے بعض لوگ ہیں وہ اپنے افسانوں کے نام منٹو کے افسانوں پہ رکھ لیتے ہیں، یا اس کے انداز میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ بورڈ لکھنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم منٹو سٹائل میں ہم اسی کی طرح ایک لکھ لیں گے. لیکن یہ میرے کبھی بھی نہیں رہا کہ میں چاہے وہ جتنا مرضی میں اس ادیب کو پسند کرتی ہوں، یہ میرا کبھی بھی نہیں رہا کہ میری کہانی میں کہیں سے ان کا رنگ جھلکے. وہ ان کا اپنا اسلوب تھا اور میں ہما فلک ہی رہنا چاہتی ہوں، چاہے میں اچھا لکھوں یا برا. نہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ اچھا لکھنے والا اپنے ہی انداز میں لکھتا ہے. تو آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج بہت ساری اچھی باتیں ہمارے ساتھ کی. اور اسپیشلی جو مجھے کہنا ہے کہ آپ نے جو کتاب تحفتاً بھیجی ہمارے لیے، وہ بھی ایک اعزاز تھا. اور ہماری دعا ہے کہ آپ یوں ہی لکھتے رہیں اور مزید بہتر لکھیں اور آپ کی کتابیں یوں ہی چھپتی رہیں.